हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक तो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जो मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात इसने क्या है कि बैलेंस शीट नहीं बना के दी है, बैलेंस शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस दी है। तो उन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस के ऊपर अपने को पहले बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इसका नाम बैलेंस शीट लिखा है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं लिखा है। क्यों? कि बैलेंस शीट के दोनों तरफ के टोटल जो है वो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर टेलीड हो जाते हैं। यहाँ कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, बैलेंसिंग फिगर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट वर्ड दिया है इसको, इसका नाम बैलेंस शीट रखा। अगर कोई बैलेंसिंग फिगर होता है तो अपन उसको कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, उस केस में उसको कहेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, इसलिए इसका मैंने बैलेंस शीट पहले से बना के दे दी है आपको। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके बेसिस के ऊपर बन गई। यहाँ पे इसने P&L का डेबिट बैलेंस आ रहा है एसेट साइड में। एसेट साइड में P&L जो होता है वो फिक्टिशियस एसेट्स होता है, कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। इसको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके अलावा कैश का बैलेंस मैंने कैश में ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस मैंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। MS का मतलब मेहता है और MN का मतलब मेनन है। दोनों के नाम M से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में MS मिस्टर मेहता और MN मिस्टर मेनन। यस, एसेट्स को मैंने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और जो लाइबिलिटीज थी सिंडिकेटर्स, बैंक लोन और BP, तीनों को इनमें इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। अब एडजस्टमेंट देखते हैं कि क्या क्या ये एडजस्टमेंट अपने को कहते हैं। यस, ये कह रहा है बिल्स पेबल फॉलोइंग ड्यू ऑन 31 मई 16 रिटायर्ड ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट ए रिबेट ऑफ 6% पर एनम। रिबेट का हो या डिस्काउंट का हो, दोनों एक ही बात होती है। 6% रिबेट दे रहा, 6% पर एनम। पर एनम वर्ड है तो आपको टाइम का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। अब आपकी डेट ऑफ डिसोल्यूशन है 31 मार्च 16 और ड्यू डेट कौन सी है 31 मई। कितना टाइम हो गया 31 मार्च से? अप्रैल और मई, 2 महीने। तो इनका जो डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा वो 2 मंथ्स का। किसका है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है आपके पास में 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये पर 6% इंटू 2/12, 2 महीने का आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 महीने का डिस्काउंट आएगा आपके पास में 2 और 2, 50 रुपये डिस्काउंट आएगा। इसका मतलब आपको 50 रुपये कम पेमेंट कर रहे हैं। तो बिल्स पेबल का पेमेंट क्या करेंगे? अपने पास में कैश है, टू कैश। बिल्स पेबल 50 रुपये कम देंगे बिल्स पेबल के 4950। बिल्स पेबल का पेमेंट कर देंगे अपन 4950। फिर आगे क्या कह रहा है अपने को? यस, retired on the date of dissolution of the firm and rebate. The banker accepted a furniture included in sundry assets having a book value 18,000 in full settlement of loan given by them. बैंक ने क्या किया? फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया। बैंक का जो लोन है, बैंक का लोन है 20,000, इसके बदले में बैंक ने फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया 18,000 का इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब अब आपको बाकी के बचे हुए पैसे नहीं देने हैं। 20,000 का लोन है लेकिन फर्नीचर आप 18,000 का दे रहे हैं। इन फुल सेटलमेंट मतलब बचे हुए 2,000 आपको नहीं देने हैं। तो ये एक तरह से बार्टर हो गया। अब आपको इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करने। ये फर्नीचर जो है आपकी सन्ड्री एसेट्स में इंक्लूडेड है। यस, नेक्स्ट कह रहा है रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड 1,50,000। बाकी के एसेट्स आपने बेच दी बाई कैश 1,50,000 एसेट्स। बाकी के एसेट्स आपने इसमें बेच दी 1,50,000 में। फिर आगे कह रहा है रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटिंग रुपीज 15,000। आपने लाइबिलिटी का पेमेंट किया 15,000 रुपये का, दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट किया। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या नाम दिया इसने? लाइबिलिटी ऑन आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ पर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए दिए इसने? 15,000 रुपये। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स 15,000। 15,000 रुपये आपने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। फिर क्या कह रहा है? मेनन एग्री टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एंड टू बियर द रिलेशन एक्सपेंसेस। अपन इसके पहले अपन देख लेते हैं लाइबिलिटी का सबका पेमेंट होना जरूरी है। आपके पास में BP का पेमेंट हो गया,
बैंक लोन का बार्टर सिस्टम हो गया था, सन्डी क्रेडिटर्स का पेमेंट पेंडिंग है, तो सन्डी क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू पर 27,000 बुक वैल्यू पे पेमेंट करेंगे। इस तरह से आपके पास में तीनों लायबिलिटी का पेमेंट होना कंपलसरी है। एसेट्स के लिए चेक करना जरूरी नहीं है, लायबिलिटी के लिए पेमेंट होना जरूरी है। यस। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मेनन agree to take over the responsibility of completing the dissolution work and to bear all expenses of realization at an agreed remuneration of 2000। यस, मेनन जो है उसने डिसोल्यूशन का वर्क किया है, उसके लिए अपन उसको 2000 रुपये रेमुनरेशन देंगे और जितने एक्सपेंसेज होंगे वो खुद बियर करेगा। फर्म कितना पेमेंट करेंगी? 2000 रुपये। मेनन एग्री टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एंड बियर ऑल एक्सपेंसेज ऑफ रिलाइजेशन, जितने भी खर्चे होंगे वो खुद अपनी जेब से बियर करेगा। एंड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 2000, अपने को मेनन को 2000 रुपये देने। यहाँ लिखेंगे टू मेनन कैपिटल, MN कैपिटल 2000 रुपये, अपन उसको 2000 रुपये देंगे। अब उसने अपनी जेब से कितने पैसे खर्च किए कितने नहीं किए अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपनी जिम्मेदारी 2000 रुपये देने तक है। तो 2000 रुपया दे देंगे और मेनन के क्रेडिट कर देंगे बाई रियलाइजेशन। मेनन 2000 रुपये इसके क्रेडिट कर दिए, या ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेज। अब आगे ये कह रहा है The actual realization expenses were 1500 which were paid by the firm on behalf of Menon। Actual expenses हुए 1500 that was paid by the firm। वो expenses फर्म ने पेमेंट किए हैं, वो expenses फर्म ने पेमेंट किए हैं। तो फर्म क्या मानेगी? On behalf of Menon। The actual realization expenses 1500 which were paid by the firm on behalf of Menon। अपन ने देखा था मेनन से 2000 रुपये में डिसोल्यूशन वर्क का फाइनल किया था। उसमें एक कंडीशन थी कि डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस थे वो मेनन अपनी जेब से बियर करेगा, इसलिए अपन ने उसको 2000 रुपये दे दिए। अब जो एक्सपेंसेज हैं एक्चुअल एक्सपेंसेज दैट वाज द 1500 और वो एक्सपेंसेज भी फर्म ने पेमेंट कर दिए, फर्म ने पेमेंट किए ऑन बिहाफ ऑफ मेनन। तो फर्म क्या मानेगी कि मेनन को पैसे दिए हैं, वो जो 1500 एक्सपेंसेज के पैसे दिए हैं वो फर्म को मेनन को पेमेंट किए हैं। फर्म क्या मानेगी कि मेनन को पेमेंट किया है, तो उनको मेनन को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे मेनन अकाउंट डेबिट टू कैश, और मेनन में आ जाएगा 1500 रुपये और यहाँ पे लिखेंगे बाई मेनन, मेनन कैपिटल 1500। क्या करेंगे अपन ये मान के चलेंगे वो एक्सपेंसेस जो फर्म ने दिए हैं वो ये मानेंगे कि वो 1500 फर्म ने मेनन को दिए हैं, तो मेनन को देने की एंट्री कर दी। ये मैंने एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट बनाया। इसकी बजाय अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूँ कर सकते हैं इसकी जगह एंट्री कि 1500 रुपये तो आपने कैश पेमेंट किए और 500 रुपये मेनन को दिए। यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव कर सकते हैं टू मेनन कैपिटल 500 रुपये और टू कैश 1500। ये एंट्री कर सकते हैं आप इसकी जगह चाहे तो आप इसकी जगह आप ये एंट्री कर सकते हैं। उस केस में आपको ये 1500 की ये एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। बाय रिलेशन यहाँ पे 500 रुपये होंगे, यहाँ पे इसकी जगह होंगे 500 रुपये और ये एंट्री आपको नहीं करनी पड़ेगी आपको एंट्री उस केस में। क्यों कि रिलेशन में क्रेडिट कर दिए और यहाँ पे 1500 रुपये आ ही जाएंगे आपके पास में। यहाँ आएंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, यहाँ पे जो होगा वो होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, रिलेशन अकाउंट। इस तरह से इसका अल्टरनेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपलेस्ट फॉर्मेट बताया कि आप मेनन को 2000 रुपये देंगे एक्सपेंसेस के, तो मेनन को 2000 रुपये देने की एंट्री कर दी अपन ने। और फिर जो 1500 रुपये फर्म ने दिए हैं, फर्म ने जो 1500 रुपये दिए हैं वो फर्म 1500 रुपये मेनन को देने की एंट्री कर दी अपन ने। मेनन को डेबिट किया अपने 1500 रुपये से और इसमें क्रेडिट किया। अल्टीमेट इफेक्ट उन सब का एक ही होगा, इसलिए मैंने आपको ये सिंपलेस्ट वे बताया है इसके लिए। टू कैश 1500 रुपये और ये 2000 रुपये। ये तो अपन ने 2000 रुपये मेनन को देने की एंट्री कर दी और 1500 रुपये देने की आपने अलग से एंट्री कर दी। सिंपलेस्ट वे यही है इसका। फिर आगे क्या कर, द एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंसेस 1500 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ दिस। अच्छा, अब इसके अलावा अपने पास में क्या होगा, सारे हो गए, लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया अपने पास में, बैंक लोन को बार्टर हो गया, सिंडिकेटर्स बीपी हो गया। अब इनका टोटल लगाते हैं अपन।
यस, अपने पास में लॉस आ गया 444950 बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट MH और MN। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका था आपके पास में 7:3। 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 44,950 को, 44,950। इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 31,465, 13,485। इनका ये प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और लॉस इनके डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। $31,465 और 13,485। अब इनका अपन कैपिटल अकाउंट का फाइनल पेमेंट निकालेंगे। इनका अपने यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किए पैसे, कैश के आए पेमेंट 46,950 बाई रियलाइजेशन। $46,950 46,950। और यहाँ पे आएंगे टू रियलाइजेशन 44,950। टू कैश यहाँ पे आएगा बाई मेहता कैपिटल बाई मेनन कैपिटल 74,935। ओपनिंग बैलेंस ये है, तो इसमें क्या हुआ? सन्ड्री एसेट्स 1,50,000 रुपये जो आए अपने पास में, ये लिखने हैं यहाँ पे 1,50,000 रुपये। रियलाइजेशन क्या आएंगे? 1,50,000। यहाँ पे जो कैश का है फिगर वो ये है 1,50,000। गलती से अपने 44,950 लिख दिया था। अब इसका टोटल लगाते हैं। यस, कैश का फिगर था 1,50,000। यस, 156। इस तरह से आपके कैश का बैलेंस भी मिल गया। इसमें जो ध्यान रखने की बात थी, आपके पास में ये बैलेंस शीट बनाने वाली बात इम्पोर्टेंट बात थी, इसको अपने को ध्यान रखना चाहिए था। यस, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।